हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिज़िक्स क्लास। और आज इस फिज़िक्स क्लास में हम लोग अपने जो लेसन लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, उसका ये 6 लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर भी है इस फ्रिक्शन वाले पार्ट का। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब आप देखिए इसमें कि अभी तक हमने जो देखा कि जो भी हमारा कोई ब्लॉक प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक है इधर, अभी तक ये स्टैटिक पोजीशन में था। अब हम कह रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इस बॉक्स को रखा है और ये अपने मास की वजह से ये नीचे की तरफ अब मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हेडिंग में लिखी है इसमें कि स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। और इसका एक पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, बॉडी इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, बॉडी जो मूव कर रही है वो अपने पर्टिकुलर वेट की वजह से मूव कर रही है यहाँ पर। तो देखिए ये जो एंगल यहाँ थीटा गिवन है, हेयर आर यू गिव सॉरी, आप देखिए इधर ये एंगल थीटा, ये क्या हो रहा है, हाँ ये डायग्राम में दिख रहा है थीटा एंगल। एम मास की एक बॉडी है और एम ए यहाँ पे दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर है। और इसमें अगर हम देखते हैं, देखो, व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन थीटा इज ग्रेटर दैन थीटा सी। व्हाट इज थीटा सी? थीटा सी इज द एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज आपको क्या बताया था कि जो वो वाला एंगल जहाँ पर बॉडी अभी स्टैटिक पोजीशन में, यानी मैक्सिमम उसका स्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब बॉडी मूव करने ही वाली है, तो अगर उस एंगल से थोड़ा एंगल इंक्रीज़ कर दें इस थीटा को, तो अब बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी, या कह दें मूव करना स्टार्ट कर देगी इस इंक्लाइंड प्लेन पर। राइट, देखिए अब इसका दूसरा डायग्राम देते हैं। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में कि ये जो mg वेट की बॉडी है, सॉरी ये क्या हो रहा है, हेयर, और इस बॉडी में आप देखिए इसका जो mg मास नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, इधर ये mg मास, और इस mg के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको बनेंगे। जो थीटा यहाँ पर था, इसके कंपोनेंट इधर mg cos थीटा, और इसी का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इससे, ये होगी mg sin थीटा, mg cos थीटा, और ये sin थीटा, इधर एंगल थीटा। ठीक है, और इसके अपोजिट में एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगी कैपिटल R। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे किया गया है। ये भी सभी जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उन सब की हेल्प से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ क्रिएट करेंगे कि एक्सेलरेशन फाइंड हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये mg cos थीटा के अपोजिट में R, तो R और mg cos थीटा को अगर कंबाइन करें, या ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है R माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, या R इज इक्वल टू mg cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा mg sin थीटा, ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में? Fk। व्हाट इज Fk? Fk इज ए डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। Fs अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या है यहाँ पे? Fk काइनेटिक या डायनामिक हम कहते फ्रिक्शन फोर्स। तो Fk जो होगा वो डायरेक्टेड है इधर, तो Fk mg sin थीटा के अपोजिट है, तो mg sin थीटा माइनस Fk इज इक्वल टू कितना होगा? ma। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, और इधर Fk इक्वलेंट। तो अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस यहाँ तैयार किए हमने, और यहाँ हमने अपना फार्मूला अप्लाई किया। कौन सा फार्मूला? Fk इज इक्वल टू म्यू के, सॉरी ये फार्मूला यहाँ पे Fk इज इक्वल टू म्यू के। यहाँ से R की वैल्यू यहाँ पुट करी mg cos थीटा,
एम जी कॉस थीटा आने के बाद आप देखिए यहाँ पर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इजकल टू एम ए, ऊपर वाली इक्वेशन में एफ के की वैल्यू पुट कर दी है और दोनों साइड के यहाँ पर m से m कैंसिल होने के बाद a अगर हम फाइंड करते हैं तो a इजकल टू आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा। a क्या है? इस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा की हेल्प से a को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर इस बॉडी का जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे यानी एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाता है तो क्या होने वाली है इक्वेशन? तो a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 0, g साइन थीटा माइनस म्यू आर g कॉस थीटा इक्वल टू 0। देन क्या होगा? जब अपोजिट दूसरी साइड ले जाएंगे म्यू के, ये म्यू आर गलत से हुआ है, म्यू के है, म्यू के इक्वल टू क्या आने वाला है? tan थीटा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बनाइएगा और यहाँ पर बस सीधा आपको ध्यान रखना है किस तरह फोर्स डायरेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है यहाँ पर पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए रोलर। अब हमारे पास एक रोलर है, उसको पहले हम पुल करके देख रहे हैं, पुल अपनी साइड खींच रहे हैं उसे। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है कैपिटल F इस रोलर पर और उसको मास दिया हुआ है स्मॉल m। तो जो F फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर थीटा एंगल के साथ, तो इस F फोर्स के दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं, F कॉस थीटा एंड F साइन थीटा। और आपको पहले ही बताया था कि जिधर एंगल थीटा है उधर ही आपको कॉस थीटा लेना होता है। तो F कॉस थीटा किधर डायरेक्टेड होगा? ऊपर की तरफ, और राइट साइड में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F साइन थीटा होगा। और ये जो इसका मास है वो m है और इसका जो वेट वर्क कर रहेगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है mg इज हेयर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा कैपिटल R। ओके, तो आप देखो यहाँ पर डायग्राम को नज़दीक से दिखाता हूँ, इस तरह से देखिए mg और यहाँ पर R1 दे रखा है, mg F cos थीटा, F sin थीटा और F अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम देखें इसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर वर्क, अगर ये मूव कर रहा है राइट साइड पर तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में Fs जो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। तो आप यहाँ से अगर इसे फाइंड करें तो इन सभी फोर्सेस को अगर अप्लाई करने के बाद आप देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो R1 जो नॉर्मल रिएक्शन प्लस F cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो R1 प्लस F cos थीटा, और ये किसके इक्विवेलेंट है? mg। तो R1 प्लस F cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? mg। और यहाँ से अगर R1 फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? mg माइनस F cos थीटा, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा फोर्स कौन सा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? Fs। और Fs को कौन अपोज कर रहा है? F साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, तो Fs इक्वल टू फार्मूला क्या है? म्यू एस R1 की सीधी यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, Fs इक्वल टू म्यू एस mg माइनस F cos थीटा। तो यहाँ से सिर्फ R1 की वैल्यू पुट करने से हमें फार्मूला Fs का फाइंड हो जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी यहाँ पर अप्लाई होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। चलिए अब इसमें हम करते हैं नेक्स्ट पुशिंग के लिए। अब पुशिंग में अगर इसी रोलर को अब हमने क्या करा? पुल नहीं करा बल्कि पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो F फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं इसके। तो अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इस कंडीशन में Fs की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। F की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी जब पीछे हम उसे आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो F के यहाँ पर फिर दो कंपोनेंट F cos थीटा और F sin थीटा होंगे, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन इस वाले में हमने मान लिया R2 को। तो R2 किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? F cos थीटा और mg, दोनों एक डायरेक्शन में। और दूसरी साइड में F डैश s का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस R2 या म्यू एस R ले लें, R की जगह R2 यहाँ पे अप्लाई किया है, R2 की वैल्यू पुट करेंगे F cos थीटा प्लस mg। तो यहाँ से हम F s डैश यहाँ से पता कर सकते हैं।
तो ये रोलिंग और पुशिंग के दो डायग्राम, और सीधा सीधा इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर डायग्राम आपने सही बनाया है तो उस कंडीशन में आप लोग इसका एफएस जो भी इसका स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे फाइंड करना होगा वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, ये यहाँ लिखा है फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल, यानी फ्रिक्शन एक ज़रूरी एविल मतलब कोई शत्रु या दुश्मन है। ठीक है, क्या ये ज़रूरी है फ्रिक्शन हमारी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? तो आप ये देखिए कि जैसे हम कोई साइकिल चलाते हैं या फ़ैन चलता है या गाड़ी चलती है, हर जगह पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। मशीन कोई चलती है तो मशीन लगातार चलते हुए, कोई हेड पंप हम चलाते हैं तो जहाँ पर भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन अप्लाई जहाँ पर होता है, तो वो जो पार्ट्स हैं जहाँ पर वो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो पार्ट्स धीरे धीरे घिसना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो मशीनरी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। साइकिल या बस या ट्रक या जो भी गाड़ी हम यूज़ करते हैं उनमें देखेंगे आप, टायर्स जब घिसना शुरू हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद टायर घिसते घिसते कंडीशन आती है टायर चेंज करना पड़ता है। तो क्या हुआ, ये जो फ्रिक्शन है एक दुश्मन या एक शत्रु एविल की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब इसमें कहा नेसेसरी एविल, तो नेसेसरी क्यों है ये? अब देखिए नेसेसरी क्यों है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखें कि हम घर में माचिस का यूज़ करते हैं आप, ठीक है, मैच बॉक्स में आप देखो जब माचिस को हम जलाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो फ्रिक्शन की वजह से ही जल पा रही है? नहीं। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो क्या वो जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। क्या हम पैदल चलते हैं, अगर हमारे पैरों में अर्थ सरफेस में जो जहाँ पर हम चलते हैं वहाँ फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम चल पाएंगे? अगर हम फर्श के ऊपर पानी गिरा दें तो क्या हम फिसलते नहीं हैं? तो क्या फ्रिक्शन ज़रूरी है या नहीं है? क्या गाड़ी या कार कोई भी विदाउट फ्रिक्शन चल पाएगा? क्या कोई मशीन चल पाएगी? नहीं। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो शायद ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी जो मैंने आपको भी बताई हैं। तो इसलिए ये नेसेसरी है फ्रिक्शन, इसके बिना कोई भी हम वर्क करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। तो इसे आपको सिर्फ रीड करना है और मेन लाइंस इसमें जो दे रखी हैं वो आपको नोटबुक में डाउनलोड और नोट कर लिए हैं। और लास्ट इसका जो टॉपिक था वो है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म कर लेंगे तो हम खुद भी किसी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बस हम क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे, उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हम पॉलिशिंग से हम कर सकते हैं, या फिर अगर देखें ल्यूब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं। मशीनरी यूज़ करते हैं तो उसमें बीच में ल्यूब्रिकेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। साइकिल की चैन अगर देखें या बाइक की चैन देखें तो आप देखेंगे कि जो अगर हम ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें अप्लाई हो रहा है तो उसमें हम वहाँ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं और वो थोड़ा फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी कुछ और मेथड्स हैं, बस आपको ये मेन हेडिंग्स आपको इसमें से जो इसमें रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस की हेडिंग है वो आपको नोट कर लेनी है अपनी बुक से। तो ये पूरा पार्ट आपका जो था वो फ्रिक्शन का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे नया करेंगे, तो उसके लिए आज तक के लिए आप इन वीडियो में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सभी आप फेयर नोटबुक में नोट करते जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।